नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। एक नवोदित देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली थी, उसके सामने चुनौती थी विकास की, एक अलग वैचारिक धरातल पर देश के निर्माण की। देश आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ राजनीतिक चिंतकों का मानना था कि तुष्टीकरण और बंटवारे का जो दंश था, उससे वर्तमान वैचारिक राजनीतिक व्यवहार जो है वह देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पर्याप्त नहीं था। और यही कारण था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक नए दल भारतीय जनसंघ का गठन होता है। भारतीय जनसंघ जब तक अपने राजनीतिक स्वरूप को अख्तियार करता, तब तक एक ग्रहण लग गया और भारतीय संविधान के सामने आपातकाल जैसी समस्या आकर के खड़ी हो गई। आपातकाल को लागू करने वाले लोगों से लड़ने के लिए समस्त विपक्ष लामबंद हुआ और उस जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ ने अपने को विलीन कर दिया, जहां से कि उस आपातकालीन सोच को रखने वाले लोगों से मुकाबला किया जा सकता है। बात आगे बढ़ती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद जो है स्वरूप में आती है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चरैवेद सिद्धांत के तहत यह पार्टी अपना आकार ग्रहण करती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई यह पार्टी अनेक मार्गों को पार करती हुई आज वर्तमान स्वरूप जो इसका बन करके उभरा है, वह दुनिया में सबसे अधिक सदस्यों वाले एक राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं और इसके साथ केंद्र में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में दोबारा जो है सरकार के रूप में देश को एक नई दृष्टि और एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। 42 सालों के इस सफ़र पर आज जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस सफ़र पर एक वार्ता के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी और उनके साथ ही प्रद्युम्न तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही मनीष जी गहन वैचारिक आंदोलन था। वो एक आंदोलन ऐसा था कि जिसमें आज़ादी से निकल करके देश जो है आज़ाद हुआ था, अपनी गुलामी से निकल करके, और वहाँ पर चुनौती थी इस तरह की कि देश को किस रास्ते पर ले जाना है और देश को किन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ कहीं न कहीं से राष्ट्रीय स्वयं संघ से जो प्रभावित थी, पोषित थी, उसको ये लगा कि जो मार्ग अपनाया जा रहा है, जो एक समाजवादी सोच रखी जा रही है, इस सोच से जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो है महत्व जो है वो कहीं न कहीं कम हो रहा है और इसके साथ ही जो देश को एक नया वैचारिक आधार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण था कि भारतीय जनसंघ का गठन होता है। पार्टी 42 सालों तक लगातार 42वां स्थापना दिवस अपना मना रही है, अनेक सफ़र तय करते हुए आज यहाँ तक पहुँचती है। क्या कुछ देखते हैं इस अपने यात्रा को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों के माध्यम से मनीष जी, हम आपको रोकेंगे इसी बात पर। हमारी एक रिपोर्ट है, पहले उसको आइए हम देख लेते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा पर और हम चाहेंगे कि उस रिपोर्ट को दिखाया जाए। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इससे पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ ने कई अन्य दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे। भाजपा अपनी स्थापना के बाद शुरुआत के पहले दशक में कड़े संघर्ष के दौर से गुजरी। भाजपा को अपने पहले चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके महज 2 सांसद ही जीतकर संसद में पहुंचे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ने पार्टी को सत्ता प्राप्ति की राह दिखला दी। 1989 तक भाजपा 2 से 89 सीटों तक का सफर तय कर चुकी थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाया, लेकिन 13 दिनों में ये सरकार गिर गई। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 2 साल बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में
भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला। 1998 में बनी ये सरकार 13 महीने चली। 1999 में अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। अटल सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम के चेहरे के रूप में पेश किया गया, लेकिन भाजपा को 2004 और 2009 में सरकार बनाने लायक जनादेश नहीं मिला। 2014 के आम चुनाव के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी संगठन ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जनता ने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाया। भाजपा ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आज भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि इन पार्टियों ने देश को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकात्म मानववाद को भाजपा का मूल मंत्र बताया। अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज 42 साल की इस यात्रा के बाद भाजपा एक एक कर कई राज्यों में सरकारें बना रही है और आज सबसे ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में उभर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उत्तर प्रदेश। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। मनीष जी, अतीत में न जाते हुए सीधे तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परिवारवाद को लेकर के एक चिंता जताई है, और ख़ासतौर पर 70 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं संघर्ष जो है उसी परिवारवादी मानसिकता से करना पड़ा, और उस संघर्ष के बाद जब निकल करके पार्टी आई है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि उस परिवारवादी सोच ने कहीं न कहीं देश का और युवाओं का भला नहीं किया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समूचे देश को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की गठन की घोषणा की गई जी। अभी आपने विस्तार से जनसंघ के समय में 1952 में जो जनसंघ बना, उसके जो ध्येय थे, जो उद्देश्य थे, और हमको ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होने पर गर्व है कि 1952 में जो हमने लक्ष्य लिया था, चाहे धारा 370 रहा, वो तमाम ऐसे इशूज, उसमें हम पार्टी हमारी बीच में जनता पार्टी में विलीन हुई, चूंकि देश हमारे लिए सर्वोच्च स्थान पे है, यानी इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। और नेशन फर्स्ट क्या ही भाव था कि 77 में भारतीय जनसंघ ने अपने को जनता पार्टी में विलीन कर लिया, चूंकि देश की सुरक्षा का सवाल था, देश का सवाल था, देश में संविधान का जिस तरह से अपमान किया गया था, उसके लिए एकजुट विपक्ष के साथ भारतीय जनसंघ ने भी कंधे से कंधा मिलाया। बाद में 80 के चुनाव में जनता पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं रह गई, सीटें कम हो गई और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में अलग होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, वो प्रथम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी, थोड़ा सा प्रकाश आपसे हम इस पर चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया है
थोड़ा समय कम होने के नाते मैं आपको सुनना जरूर चाहता था, लेकिन अभी जो सामने प्रधानमंत्री ने जिस चुनौती को सामने रखा है उसको लेकर के मैं आपको मैंने जो कहा कि इस बात का गर्व हमें है कि जो हमारे लिए इशू पहले दिन से थे, जनसंघ के समय से या भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय से, उन इश्यूज को लेकर ही हम लड़ते रहे। एक बड़ा इशू परिवारवाद भी रहा। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया तो परिवारवाद ने किया, क्योंकि जब परिवारवाद होता है तो राष्ट्र कहीं पीछे छूट जाता है। परिवार के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है, जिसमें जो राष्ट्रीय हित होते हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बिल्कुल। तो लगातार इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही। आज भारतीय जनता पार्टी अगर संख्या की दृष्टि से देखें, सदस्य संख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश में 1296 विधायक हमारे हैं, 303 सांसद हैं और 101 राज्यसभा के सदस्य भी हमारे हैं। तो निश्चित रूप से मूल्यों का, सिद्धांतों के आधार पर चलने के नाते से जो गरीब कल्याण का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उसके नाते से अंत्योदय की योजना जो आखिरी पायदान पर खड़े बिल्कुल हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की योजना लेकर आए थे। समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचे, समाज के अंतिम छोर तक विकास की लौ पहुंचे, तभी वो विकास माना जाएगा जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, जिसको अटल जी आडवाणी जी लेकर आगे चले। आज नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार और हमारी जो विभिन्न राज्यों की सरकार है 18 राज्यों में, उसी सिद्धांत के आधार पर चल रही है। प्रथम जी, प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि परिवारवाद को लेकर के न केवल हमने मुद्दा बनाया, बल्कि चुनाव के दौरान जो है उसको मुद्दा बना करके जनता के बीच में हम लेकर के गए और हमको कहीं ना कहीं सफलता उस पर मिली। और देश का और युवाओं का खास तौर पर परिवारवादी सोच के कारण जो है भला नहीं हुआ। किस रूप में आप लेते हैं इसको? निश्चित रूप से देखिए, दो चीजें हैं जी। एक तो थोड़ा से विषय से हट के है, लेकिन एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि देश में आज़ादी के बाद दो ऐसे दल बने जिनकी उपज और जिनकी सोच कारागार के भीतर बनी। एक तो भारतीय जनसंघ, जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई, संघ पर प्रतिबंध लगा, बिल्कुल सारे नेता पदाधिकारी जेल चले गए। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार आया कि जब तक हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे तब तक हमारी बात बाहर करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। बार बार प्रतिबंध लगेंगे और हम लोग जेल के भीतर होंगे। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रथम जी, इतिहास जो है उसका हमारे अभी जो पैकेज चला है उसमें भी वर्णन था। हम जो जानना चाहते हैं, जो तात्कालिक विषय है वो परिवारवाद की जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया, उसमें क्या कुछ आपको किस तरह से उसको विश्लेषित करते हैं? वही देखिए, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी थी जी। इसमें भी कहीं ना कहीं जब परिवारवाद का एक दिखाई पड़ने लगा कि समग्र राजनीतिक, पूरे हिंदुस्तान की समग्र राजनीतिक का अगर हम आकलन करें तो हर तरफ, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, हर तरफ परिवारवाद का जोर था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसमें परिवारवाद, क्या कहें, वंशवाद को शुरू से किनारे किया जाता रहा। इसका इतिहास उठा करके देख लें। और आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कदम उठाया है, अभी बीते विधानसभा चुनाव में भी इसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो उनका सराहनीय और अग्रणी कदम है और एक सराहनीय पहल है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं शुरू की हैं, जनसंघ का किसी जमाने में नारा हुआ करता था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। तो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी आज की तारीख में साकार। बिल्कुल। मनीष जी, आप जब 18 राज्यों में शासन कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा दल हो चुका है, 50% से अधिक आबादी जो है उसका जनसमर्थन आपको मिल चुका है, केंद्र में 2 बार हैं। आपकी जिम्मेदारी, पार्टी की राजनीतिक दल की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, किस तरह से इसको विश्लेषित करेंगे? लेकिन निश्चित रूप से जितना बड़ा मैंडेट, जितना बड़ा जनमत, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और जिम्मेदार दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन सिद्धांतों की बात की, जिन मूल्यों की बात की, और चुनाव के दौरान हमने जो वादा किया सरकार में जाने के पहले, उन वादों को भी पूरा किया है। आज गरीब कल्याण के मिशन को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया है, ये सबके ध्यान में है।
जो दीनदयाल जी, जो श्यामा प्रसाद जी की सोच थी कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, तो आज आप देखेंगे योजनाओं को, आवास हो, शौचालय हो, जनधन खाते हो, बिजली हो, गैस सिलेंडर हो, अन्न वितरण की योजना हो, कोई भी योजना अगर आप उठाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से वही सिद्धांत, वही मूल उसमें प्रदर्शित होंगे। हमारी जो राज्य की सरकार, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल सरकार रही, जो अब सरकार चल रही है, पहले सरकार में हमने जो सीमांत किसान थे उनके ऋण मोचन का कार्यक्रम किया, सड़कों का निर्माण कराया, 43 लाख से ज़्यादा निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिया, यानी समाज के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाया, पानी हर घर नल योजना लेकर हम आए। और अब जब पहली सरकार, दूसरी सरकार जो बनी है उसमें भी हम कैबिनेट की पहली बैठक में जो हमने वादा जनता से किया है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है, सभी मिनिस्टर्स को दिया गया है। जो संकल्प पत्र हमने घोषित किया था, जो संकल्प किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, उस संकल्प पत्र के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल प्रथम जी, हमने ये देखा है कि चाहे वो दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ की, भारतीय जनता पार्टी किसी योजना को लेकर के उसके समूल उन्मूलन पर लगती है। चाहे पानी पेयजल की अगर कमी है, घर घर जल पहुंचाना है, तो उसके लिए एक विशाल योजना बनती है और उस पर अनवरत तब तक काम होता है कि जब तक वो संपूर्ण न हो जाए। चाहे बिजली का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे गरीबों को आवास देने का हो, चाहे खाद्यान्न देने का हो। ये एक ऐसी सोच है कि कहीं न कहीं जो है काम करने का तरीका कि जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बार बार ले आता है और बैठाता है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? 2 उदाहरण देंगे आप जी। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कह लें, जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी के समय से जो 2 मूल मुद्दे थे जी, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जी, 2019 में जिस समय रिजल्ट आ रहा था, मैंने एक पत्रकार की हैसियत से एक जीतने वाली एक नेता से मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र में वादा किया है कि धारा 370 हटाएंगे, ये क्या होगा? कहा रे आप लोग कहाँ हैं? तैयारी है। मई में सरकार का गठन हुआ, 5 अगस्त को कश्मीर का धारा 370। बिल्कुल नहीं, वही बात मनीष जी भी कह रहे हैं कि एक मनीष जी उस पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि जिसने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद एक बड़े उत्तरदायित्व के साथ उस दौर में राजनीति कर रहे हैं कि जब तमाम संकल्पों को पूरा करने का इनके हाथ में बल आ चुका है। और इस बल के साथ मनीष जी, कि इस बल को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं? सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो छाप होती है, जो राजनीतिक दल के कर्तव्य होते हैं, उसको कहां तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है अंत्योदय जी, यानी समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, कानून और न्याय का लाभ उसको मिले समान रूप से। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कल्पना थी संविधान बनाते समय, वो पूरी हो, वो तमाम चीजों को करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून का शासन, गरीब कल्याण का मिशन, बुंदेलखंड को पानी, तमाम जो पूर्वांचल के इलाके हैं, जैसे जापानी बुखार से जो पीड़ित रहते थे उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स के स्वास्थ्य के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो। 7 एक्सप्रेसवे पे काम हुआ पिछली सरकार में, 2 लोकार्पित हो गए, अन्य पे काम चल रहा, उसको पूरा करना। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाए। तो एक जो कल्पना थी कि विदेशों में इस तरह से होता है स्वास्थ्य में, वहाँ सड़कें ऐसे होती हैं, बिजली इस तरह से आती है, उनको हमने साकार किया। 19 मार्च 2017 को जो हमारी पहली सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो बिजली की क्या दशा थी, लेकिन तय किया गया कि 24 घंटे शहरों को, 20 घंटे गाँव को, 18 घंटे गाँवों को बिजली देने की जो बात हुई थी, उस पर हम लोगों ने तत्काल काम किया और जनता के सामने उसको प्रत्यक्ष रखा, जो चीज अकल्पनीय थी। मनीष जी, हम अगर थोड़े शब्दों में कहें तो जो आप कहना चाहते हैं कि अगर आपका एक संघर्षपूर्ण जो है राजनीतिक अभियान रहा है, तो उससे भी कहीं संघर्षपूर्ण जो है सत्ता में आने के बाद उत्तरदायियों को पूरा करने की एक चुनौती भी रही है। भारतीय जनता पार्टी आज 42वां स्थापना दिवस मना रही है। हमारे पास समय कम है, नहीं तो हमारे पास दोनों, हमारे चाहे प्रवक्ता हों भारतीय जनता पार्टी के या फिर वरिष्ठ पत्रकार, दोनों के पास ऐसे विषय थे जो दर्शकों के लिए काफ़ी रोचक होते, लेकिन समय की बाध्यता है। एक बार फिर मनीष जी को और भारतीय जनता पार्टी को
दूरदर्शन परिवार की ओर से भी हम उनके स्थापना दिवस की अनेक शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।